हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, इनमें से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी भारत। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। बेंगलुरु भगदड़ मामले में डीसीपी ने पहले ही दी थी चेतावनी। दावा, सरकार को बताया था कि आरसीबी के लाखों फैंस आ सकते हैं, संभालना मुश्किल होगा। बेंगलुरु भगदड़ केस में नया खुलासा हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डीसीपी एमएन करी बासवना गौड़ा ने 4 जून को विक्ट्री परेड से पहले ही राज्य सरकार को लेटर लिखकर चेतावनी जारी की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि आरसीबी के फैंस फॉलोइंग पूरे देश में है। अगर चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्रोग्राम होता है तो लाखों लोग वहां पर पहुंच सकते हैं। हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल नहीं है जिससे कि सुरक्षा इंतजाम करना मुश्किल होगा। इस लेटर के सामने आने के बाद सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि जब उससे पहले से ही खतरे के बारे में जानकारी थी तो इतने बड़े आयोजन की इजाजत क्यों दी गई। दरअसल 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की जानें गई थी और 75 लोग घायल हो गए थे। सीजेआई खन्ना ने जस्टिस वर्मा से इस्तीफा मांगा था, नहीं दिया तो पद से हटाने की सिफारिश की। संसद ने हटाया तो पेंशन नहीं मिलेगी। पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने इन हाउस रिपोर्ट के आधार पर जस्टिस यशवंत वर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा था। इसके लिए राजी न होने पर सीजेआई खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर जस्टिस वर्मा को हटाने की सिफारिश की थी। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। इससे पहले एएनआई ने बताया था कि केंद्र सरकार जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के लिए संसद के मॉनसून सत्र में प्रस्ताव ला सकती है। कानूनी जानकारों के मुताबिक अगर वे इस्तीफा देते हैं तो उन्हें रिटायर्ड जज की तरह पेंशन और अन्य लाभ मिलेंगे। संसद में प्रस्ताव लाकर हटाए जाने पर पेंशन वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। अयोध्या में राजा राम हर दिन पहनते हैं नई ड्रेस, फ्लाइट से आती है पोशाक। दिन मौसम के हिसाब से तय होता है रंग और फैब्रिक। खबर है कि अयोध्या के अपने दरबार में राजा राम दर्शन दे रहे हैं और 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने दिव्य स्वरूप को भव्यता देने के लिए हर दिन वो नई पोशाक पहनते हैं और ये कपड़े दिल्ली के एक खास वर्कशॉप में तैयार होते हैं। दिन मौसम और त्योहार के हिसाब से रंग और फैब्रिक तय होता है। 365 दिन राजा राम क्या पहनेंगे ये ट्रस्ट के पदाधिकारी तय करते हैं, मगर इसको डिजाइन मनीष त्रिपाठी करते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोले, भारत को जल युद्ध में हराएंगे। कहा वह जानबूझकर चिनाब का पानी कंट्रोल कर रहा है। सीक्रेट बातचीत से किया इनकार। बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि उनका देश भारत को वाटर वॉर में हराएगा। मीडिया से बात करते हुए आसिफ ने कहा कि चिनाब नदी में जल प्रवाह सामान्य से काफी कम है। भारत जानबूझकर इसे कंट्रोल कर रहा है। आसिफ ने दावा किया कि भारत कन्वेंशनल यानी पारंपरिक युद्ध में हार चुका है और अब उसे हम जल युद्ध में भी हराएंगे। उन्होंने इन अफवाहों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सीक्रेट बातचीत चल रही है। ट्रंप ने मस्क को दी धमकी, डेमोक्रेट्स को फंडिंग की तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। कहा इलॉन के साथ अब रिश्ता खत्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका अरबपति एलन मस्क के साथ रिश्ता खत्म हो गया है। एनबीसी न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने मस्क को चेतावनी दी कि अगर विपक्षी डेमोक्रेट्स का साथ दिया तो गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप और मस्क बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर आमने सामने हैं। ट्रंप इस बिल के समर्थन में है जबकि मस्क इसके खिलाफ हैं। ये बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 22 मई को सिर्फ 1 वोट के अंतर से पास हो चुका है। इसके समर्थन में 215 और विरोध में 214 वोट मिले थे। अब ये सीनेट में विचाराधीन है जहां इसे 4 जुलाई 2025 तक पास किया जाना है। मस्क अब ट्रंप के इस विधेयक के रास्ते में बड़ी रुकावट बनते दिख रहे हैं। गौतम अडानी को वित्त वर्ष 2024-25 में 10.41 करोड़ की सैलरी मिली। अडानी ग्रुप के चेयरमैन 5.75 लाख करोड़ रुपए के मालिक मुकेश अंबानी नहीं लेते हैं सैलरी। भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी को वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 10.41 करोड़ रुपए सैलरी मिली है। बता दें कि अडानी को ये सैलरी समूह की 10 लिस्टेड कंपनियों में से सिर्फ 2 कंपनियों से ही मिली है। ये कंपनियां अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है।
अडानी एंटरप्राइजेस से उन्हें 2.26 करोड़ रुपए सैलरी और 28 लाख रुपए भत्ते के रूप में मिले हैं, यानी कि कुल 2.54 करोड़ रुपए। वहीं अडानी पोर्ट से 1.8 करोड़ रुपए सैलरी और 6.07 करोड़ रुपए कमीशन मिला है, जो कि टोटल 7.87 करोड़ रुपए हुए। वित्त वर्ष 2023-24 में गौतम अडानी को 9.26 करोड़ रुपए सैलरी के रूप में मिले थे, यानी कि इस बार उनकी सैलरी में लगभग 12% की बढ़ोतरी हुई है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की डॉक्यूमेंट्री पर हुआ विवाद, पिता ने चैनल को भेजा लीगल नोटिस, डीजीपी को पत्र, मुंबई में स्क्रीनिंग रोकें। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पिता बलकौर सिंह ने चैनल की तरफ से बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पर कड़ा एतराज जताते हुए लीगल नोटिस भेजा है। इसके साथ ही मुंबई पुलिस के डीजीपी व जुहू पुलिस को पत्र लिखकर 11 जून को जुहू स्थित सोहो हाउस में प्रस्तावित स्क्रीनिंग को रोकने की मांग की गई है। जानकारी के मुताबिक मूसेवाला के परिवार के लीगल काउंसलर गुरविंदर सिंह ने डॉक्यूमेंट्री की प्रोड्यूसर और सीरीज प्रोड्यूसर को कानूनी नोटिस भिजवाया है। उसमें पिता बलकौर सिंह ने आरोप लगाया है कि डॉक्यूमेंट्री में सिद्धू मूसेवाला से जुड़े हुई अप्रकाशित सामग्री, निजी जानकारियां और हत्या से जुड़े हुए जांच को बिना परिवार की अनुमति के दिखाया जा रहा है। उन्होंने इसे न केवल अवैध बल्कि मानसिक रूप से पीड़ादायक और भारतीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। हिसार सांसद जयप्रकाश ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया फेल, कहा अमेरिका से आया था आदेश, इंडिया गठबंधन होता तो पीओके भारत में होता। हरियाणा के हिसार से कांग्रेसी सांसद जयप्रकाश जेपी ने ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान दिया है। सांसद ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर फेल रहा है, पूरी दुनिया ने देखा कि हमारी विदेश नीति कैसे फेल रही। पूरे ऑपरेशन में इंटेलिजेंस फेल, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस फेल और हम फेल ही रहे हैं। बता दें कि हिसार के रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में जेपी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय दुनिया ने हमारा साथ नहीं दिया, इस पर भी चिंता करनी चाहिए। हमारा तो ऑर्डर भी अमेरिका से आया। 1971 के युद्ध में हमारी छाती चौड़ी हो गई थी। 12 दिनों में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह भारत से पंगा ले सके। क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी सांसद प्रिया की सगाई हुई, रिंग पहनकर रो पड़ी प्रिया। अखिलेश, डिंपल, जया बच्चन भी मौजूद रही। क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी सांसद प्रिया सरोज की रिंग सेरेमनी लखनऊ के द सेंट्रम होटल में हुई। रिंकू और प्रिया एक दूसरे का हाथ पकड़कर हॉल में पहुंचे। स्टेज पर रिंकू ने प्रिया को रिंग पहनाई तो वो भावुक हो गई और फपक कर रो पड़ी। रिंकू ने उन्हें संभाला। इसके बाद दोनों ने हाथ उठाकर प्यार का इजहार किया और सेरेमनी में आए लोगों को थैंक यू कहा। इस दौरान प्रिया ने पिंक लहंगा पहना हुआ था, रिंकू व्हाइट शेरवानी में थे। रिंग सेरेमनी के समय बैकग्राउंड में शाहरुख खान की फिल्म डंकी का गाना ओ माही बज रहा था। रिंग सेरेमनी के बाद रिंकू और प्रिया ने केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। ज्योति और पंजाबी यूट्यूबर के हक में आया आईएसआई एजेंट, नासिर बोला दोनों बेकसूर, इनसे नहीं मिला। बीजेपी नेता सिरसा के साथ भी मेरे फोटो। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार पंजाब के रोपड़ के यूट्यूबर जसबीर सिंह के पक्ष में अब पाकिस्तान का यूट्यूबर नासिर ढिल्लो आया है। उसने दावा किया है कि जसबीर सिंह बेकसूर है और इसके साथ ही उसने ये भी कहा है कि वो ज्योति मल्होत्रा से कभी नहीं मिला है। उसने कहा आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने पाकिस्तान में सेना के अधिकारियों से ज्योति और जान महल को मिलाया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि मैं वहां नहीं था। मैं जांच में सहयोग के लिए तैयार हूं। मेरे दोनों मोबाइल की जांच कर लो। 9 दिन में कोरोना से 58 लोगों की गई जान, 3423 केस बढ़े। अकेले केरल में 2000 मरीज। गुजरात सरकार अलर्ट पर, देश में एक्टिव केस 6000 पार। खबर है कि देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 378 नए केस मिले हैं। इस तरह एक्टिव केसों की संख्या अब 6133 हो गई है और केरल में सबसे ज्यादा 1950 केस आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 9 दिन में 3423 कोरोना के मरीज बढ़े हैं, जबकि 58 लोगों ने जान गंवाई है। 30 मई तक देश में 2710 एक्टिव केस और 7 लोगों की जानें गई थी। देश में कोरोना वायरस के हर दिन तकरीबन 400 नए केस सामने आ रहे हैं और 5 से 6 मरीजों की जानें जा रही हैं। शनिवार को केरल में 3, कर्नाटक में 2 और तमिलनाडु में कोरोना से 1 की जान गई थी। इधर राज्य में तेजी से बढ़ रहे केसों के बीच गुजरात सरकार ने कहा है कि हम कोविड से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की व्यवस्थाएं कर ली गई है। देवेंद्र फडणवीस बोले बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बनूं? उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को सुलह करनी है तो करें, हम बाद में जवाब देंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया में चल रही उन खबरों पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया जिसमें उद्धव ठाकरे
शिवसेना यूबीटी और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे मनसे प्रमुख के बीच सुलह की बातें कही जा रही हैं। फडणवीस ने कहा कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनूं। ये दो अलग अलग पार्टियां हैं और दो भाई हैं। अब ये तय करना उनका काम है कि वे क्या करना चाहते हैं। जब वो फैसला कर लेंगे तब हम इस पर जवाब देंगे। फडणवीस बोले, जनता ने राहुल को नकारा, वे जनादेश नकार रहे हैं। उनका मानना है कि लोगों को समझा नहीं सकते तो उलझा दो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसे जनता ठुकरा देती है वो जनादेश को ही ठुकरा देता है। फडणवीस ने एक मराठी अखबार में लिखा कि राहुल की नीति है कि अगर लोगों को समझा नहीं सकते तो उन्हें उलझा दो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, इसलिए अब वो लोकतंत्र की छवि बिगाड़ने के लिए ईवीएम को दोष दे रहे हैं। अब तो विपक्षी दलों को ये आदत बन गई है कि हर चुनाव में ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इनसे जुड़ी सारी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। फडणवीस ने यह आर्टिकल राहुल गांधी के आर्टिकल के जवाब में लिखा है, जिसमें उन्होंने 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को मैच फिक्सिंग बताया था। राहुल गांधी ने इस पर आर्टिकल में चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। आंध्र प्रदेश में मंत्री ने गुस्से में बुके फेंका, वीडियो वायरल। डीएम से पूछा था कितने सिलेंडर फ्री बांटे, जवाब नहीं मिला तो नाराज हुई। खबर है कि आंध्र प्रदेश की पिछड़ा वर्ग मंत्री सविता एस ने जिलाधिकारी पर गुस्सा करते हुए बुके यानी गुलदस्ता फेंक दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना 3 दिन पहले की है। हालांकि इसका वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल मंत्री सविता पेंशन वितरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची थी। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद जिलाधिकारी प्रभावती से पूछा कि पहले फेज में कितने फ्री गैस सिलेंडर बांटे गए। डीएम इस सवाल का सही जवाब नहीं दे सकी। इससे नाराज होकर मंत्री ने बुके फेंक दिया और कुछ देर पहले ही प्रभावती ने उन्हें दिया था। इस विवाद पर मंत्री और जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। दिल्ली में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म की आशंका। कॉलोनी में एक घर में सूटकेस में बेहोश मिली, अस्पताल ले जाते समय जान गई। दिल्ली के नेहरू विहार इलाके में शनिवार की रात को सूटकेस में गंभीर रूप से घायल बच्ची मिली। बच्ची अर्धनग्न हालत में थी। वहीं बच्ची के परिवार का आरोप है कि दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या का प्रयास किया गया। बच्ची की उम्र 9 साल बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि बच्ची के पिता उसे अस्पताल ले जा रहे थे, तब बच्ची बेहोश थी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी जान चली गई। पीड़ित परिवार ने कॉलोनी में ही रहने वाले नौशाद पर दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया है। आरोपी घटना के बाद से फरार है। बता दें कि बच्ची के पिता ने कहा कि बेटी 3 दिन से बीमार थी। आज ईद के दिन नए कपड़े पहनकर तैयार हुई थी। मुझसे कह रही थी कि पापा मैं ठीक हूँ, मेरी इकलौती बेटी थी। वहीं बता दें कि यहाँ बच्ची के पिता ने कहा कि बच्ची को पास के मकान में जाते देखा गया था। बच्ची के पिता ने बताया कि बेटी शनिवार शाम दादी के घर बर्फ देने गई थी। काफी देर तक जब वो वापस नहीं आई तो तलाश शुरू हुई। पता चला कि बच्ची दादी के घर पहुंची ही नहीं। गली में खेल रहे बच्चों ने बताया कि उन्होंने बच्ची को पास के एक फ्लैट में जाते हुए देखा था। मणिपुर में प्रदर्शनकारियों ने खुद पर पेट्रोल डाला। मैतेई लीडर की गिरफ्तारी के विरोध में गाड़ियां फूकी, पथराव किया। इम्फाल समेत 5 जिलों में इंटरनेट बंद। मणिपुर में मैतेई संगठन अरम्बाई टेंगोल के नेता करण सिंह को रविवार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर 2023 में हिंसा भड़काने का आरोप है और इनकी गिरफ्तारी की खबर फैलने के बाद यहां शनिवार देर रात को ही मणिपुर में हिंसा भड़क गई थी। राजधानी इम्फाल के कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आग लगा दी और सड़कों पर टायर और पुराने फर्नीचर भी जलाए गए। सुरक्षा बलों पर पथराव किया गया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल डालकर खुद को जलाने की भी कोशिश की। हर साल 150 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान, 10 साल से अटकी है होर्डिंग पॉलिसी। कैबिनेट में भेजने की तैयारी, अब बनेगी नई पॉलिसी। बता दें कि बिहार में इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है। पटना समेत सभी छोटे बड़े शहरों में होर्डिंग और बैनर लगाने की होड़ मची है। बगैर किसी रोक टोक के सड़कों के पोल से लेकर फ्लाईओवर की स्ट्रीट लाइट तक में होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा मानकों का कहीं भी पालन नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रदेश में 10 साल से होर्डिंग पॉलिसी ही नहीं है। अब 10 साल बाद होर्डिंग पॉलिसी तैयार कर ली गई है और अगले हफ्ते कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी। पिछली सरकार की तैयार की गई पॉलिसी की खामियों को दूर करते हुए इसे फिर से तैयार किया जाएगा। होर्डिंग पॉलिसी न होने से प्रदेश के 261 नगर निकायों को हर साल लगभग 150 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। पटना नगर निगम को 50 करोड़ रुपए का सालाना घाटा हो रहा है। विज्ञापन नीति के अभाव में न तो शुल्क तय है और न ही कार्रवाई के नियम हैं। इसका फायदा अवैध विज्ञापन माफिया उठा रहे हैं, जो बिना किसी रोक टोक करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं। पिछले 10 साल से इस दिशा में कवायद चल रही है।
आज का सुविचार, आपकी खुशी आपकी संतुष्टता पर ही निर्भर करती है। अगर आप कम संसाधन में भी संतुष्ट हैं तो आप खुश हैं, वरना आप जीवन में तमाम दौलत हासिल कर लें, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप खुश कभी भी नहीं हो सकते। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।